नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए निर्णय लिया है कि अब वे 5 स्टार मोटर की जगह 3 स्टार या इससे ऊपर की कोई भी मोटर बाजार से स्वयं खरीद सकते हैं तथा सरकार की विशिष्टों के अनुरूप होने पर उन्हें ट्यूबवेल कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने अपने निवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर यह निर्णय लिया गया है। रणजीत सिंह ने कहा कि 5 स्टार मोटर बनाने वाली कंपनी ने इसका निर्माण बंद कर दिया है, इसलिए अब प्रदेश में किसानों के लिए 3 स्टार या इससे ऊपर की मोटर के साथ भी ट्यूबवेल कनेक्शन का विकल्प होगा। उन्होंने कहा कि 82,000 लोगों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, जिसमें से अब तक 9,039 लोगों ने पूरा भुगतान किया है। इन 9,039 आवेदकों में से विभाग द्वारा 7,421 लोगों का सर्वे करवाया जा चुका है, जिसमें से 6,194 लोगों ने 5 स्टार मोटर को जबकि 1,227 ने मोनोब्लॉक मोटर को प्राथमिकता दी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नीता खन्ना के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के लिए पुनर्मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल को 1 जून से 10 जून तक खोलने का फैसला लिया है। विद्यार्थियों की ओर से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन से आवेदन के लिए तिथि बढ़ाने की मांग की गई थी। परीक्षा नियंत्रक 1 डॉक्टर हुकम सिंह ने बताया कि जो विद्यार्थी वैश्विक महामारी कोरोना तथा लॉकडाउन के चलते 20 मार्च से 10 मई के दौरान अपनी उत्तर पुस्तिका के लिए पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे, वे विद्यार्थी अब 1 जून से 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी अब कोर्स फीस व 300 रुपए सामान्य लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी इस संबंध में पूरी जानकारी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट kuk.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना महामारी के कारण लिए गए लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को पूरा होने जा रहा है। हालांकि नियमों के तहत राज्य सरकारों ने थोड़ी बहुत ढील दी है ताकि लोगों का कामकाज ज्यादा प्रभावित न हो। इसी के साथ हरियाणा के स्कूलों को खोलने के लेकर एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इस प्रस्ताव में 15 जुलाई से 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खोलने की मांग की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा 6ठी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं भी जुलाई में शुरू करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सर्दी की छुट्टियों को रद्द करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। बता दें कि इससे पहले 15 मई को हरियाणा सरकार ने सभी कॉलेज को 25 जून तक बंद रखने के आदेश दिए थे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी गई है। लॉकडाउन 5 1 जून से 30 जून तक रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 3 चरण में खुलेगा। पहले चरण में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून 2020 से खोलने की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा। दूसरे चरण के लिए स्कूल, कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। जुलाई में राज्य इस पर फैसला लेंगे। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य आ जा सकेंगे। लोगों को अब पास दिखाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नए निर्देश 1 जून 2020 से लागू होंगे और 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेंगे। पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। ये गतिविधियां हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल। सरकार तीसरे चरण में इस पर भी फैसला ले सकती है। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून 2020 तक लागू रहेगा। जिला अधिकारी कंटेनमेंट जोन को तय करेंगे और वहां सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज और जरूरी सामान और सेवाओं की सप्लाई को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक रहेगी। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के अलावा अन्य सभी मापदंड पूरे हो गए हैं, जिनके आधार पर स्काईमेट ने घोषणा कर दी है कि केरल में मानसून 30 मई को पहुंच गया। बीते 24 घंटों के दौरान विदर्भ के उत्तरी तेलंगाना को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में हीटवेव की स्थिति समाप्त हो गई है। लक्षद्वीप में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई है। केरल और आंतरिक कर्नाटक में भी पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी वर्षा हुई है। कहीं कहीं पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। केरल में मानसून के आगमन के साथ ही अगले 24 घंटों के लक्षद्वीप
लक्षद्वीप में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। केरल में भी अच्छी बारिश कई स्थानों पर देखने को मिलेगी। कर्नाटक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ तेज वर्षा के आसार हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही बारिश की उम्मीद है। शेष पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी हिमालय राज्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों, रायलसीमा और तमिलनाडु में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। देश के विभिन्न भागों में शुरू हुई बारिश और केरल में मानसून के दस्तक देने के साथ देश से हीट वेव समाप्त हो जाएगी। राजस्थान बोर्ड की 10वीं व 12वीं की बची हुई परीक्षाएं जून में होंगी। जल्द ही परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित की गई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। गहलोत ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद अब 10वीं व 12वीं की कक्षाओं के विभिन्न विषयों की शेष रही परीक्षाओं की तिथियों को कार्यक्रम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों और अध्यापकों द्वारा मास्क तथा सैनिटाइजर के उपयोग की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि साथ ही विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्र पर आवागमन और परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सख्ती से पालन हो। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके कहा कि आज शिक्षा विभाग की अहम बैठक मुख्यमंत्री जी के साथ संपन्न हुई, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की शेष परीक्षाएं जून माह में कराने पर सहमति बनी है। जल्द ही परीक्षा का टाइम टेबल जारी होगा। कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी DU ने ओपन बुक एग्जामिनेशन की संभावित डेटशीट जारी कर दी है। जो छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वे आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर जाकर डेटशीट देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जो डेटशीट अपलोड हुई है उसके मुताबिक विद्यार्थियों को 1 जुलाई से 11 जुलाई तक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत परीक्षाएं देनी है। फाइनल सेमेस्टर के लिए रसायन विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, गणित, भौतिकी और अन्य के लिए 1 जुलाई से परीक्षाएं आयोजित होंगी, जबकि अंग्रेजी, हिंदी, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और BA ऑनर्स के लिए परीक्षाएं 2 जुलाई से शुरू होंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में प्रवेश के लिए एक अस्थायी शेड्यूल जारी किया है। इस शेड्यूल के अनुसार रजिस्ट्रेशन पोर्टल 8 जून से खुल जाएगा। एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी। बता दें कि ये पोर्टल 31 जुलाई से 9 अगस्त तक परीक्षा परिणामों के बाद 12वीं के लिए मार्क्स को फिर से अपडेट करेगा। इसके बाद नए शेड्यूल के अनुसार DU पहली कट ऑफ 11 अगस्त को जारी कर सकता है। बता दें कि DU में UG दाखिले मेरिट के आधार पर होते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए छात्र अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट तैयार रखें। राशन कार्ड धारकों को 1 जून से नए नियमों का पालन करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जून से वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू हो जाएगी। 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा लागू हो जाएगी। 23 राज्यों के 67 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इस व्यवस्था के लागू होते ही एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल देश के किसी भी हिस्से में किया जा सकेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से की जाएगी। PDS के तहत गरीबों को सस्ती कीमतों पर खाद्य और खाद्यान्न वितरण के प्रबंधन की व्यवस्था करना है। इसके तहत गेहूं, चीनी, चावल और मिट्टी के तेल जैसे प्रमुख खाद्यान्नों को PDS शॉप में उपलब्ध करवाया जाता है। अब तक एक राज्य के राशन कार्ड धारक दूसरे राज्य में जाकर अनाज नहीं ले सकते थे, लेकिन अब 1 जून से वे देश के किसी भी हिस्से से राशन ले सकेंगे। खास बात यह है कि पुराने कार्ड से ही कहीं से भी राशन लिया जा सकेगा। इसके अलावा नए राशन कार्ड 2 भाषाओं में जारी किए जाएंगे, एक मानक भाषा में तो दूसरा क्षेत्रीय भाषा में। देश के दूरसंचार विनियामक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने शुक्रवार को सलाह दी कि मोबाइल नंबर को 10 की जगह 11 अंकों का कर दिया जाए। ट्राई ने डोंगल के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल नंबर को भी 10 की जगह 13 अंकों का किया जाने की सलाह दी है। ट्राई के मुताबिक यदि मोबाइल नंबर को 10 की जगह 11 अंकों का कर दिया जाए तो देश में मोबाइल नंबरों की उपलब्धता बढ़ जाएगी। नियामक ने कहा कि यदि मोबाइल नंबर 11 अंकों का कर दिया जाए और पहला नंबर 9 रखा जाए तो देश में कुल 10 अरब मोबाइल नंबर बनाए जा सकेंगे। नियामक ने यह भी सुझाव दिया कि लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए मोबाइल नंबर के पहले शून्य लगाना जरूरी किया जाना चाहिए। अभी फिक्स्ड लाइन से बिना शून्य लगाए भी मोबाइल पर कॉल किया जा सकता है। अब खबर आज के इतिहास की। 1577 मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां का जन्म हुआ।
1725 भारत की वीरांगनाओं में से एक अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ। 1774 भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया। 1843 मराठी रंगमंच में क्रांति लाने वाले प्रसिद्ध नाटककार अण्णा साहेब किर्लोस्कर का जन्म हुआ। 1867 बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। 1921 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अंगीकार किया गया। 1925 हिंदी फिल्मों में शीर्ष निर्देशक, निर्माणकर्ता और पटकथाकारों में से एक राज खोसला का जन्म हुआ। 1929 पहली बार मिकी माउस का बोलता हुआ कार्टून कार्निवाल किड रिलीज किया गया। 1942 आउटलुक के संस्थापक एवं प्रसिद्ध पत्रकार विनोद मेहता का जन्म हुआ। 1959 बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई। 1964 बंबई में इलेक्ट्रिक ट्राम अंतिम बार चली। 1994 दक्षिण अफ्रीका गुट निरपेक्ष आंदोलन का 109वां सदस्य राष्ट्र बना। 2003 प्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिस्वास का निधन हुआ। 2009 अंग्रेजी और मलयालम की प्रसिद्ध लेखिका कमला दास का निधन हुआ। 2010 भारत में मान्यता प्राप्त हर प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का कानून बनाया गया।